हम पढ़ेंगे चयन और विकास। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? चयन और विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन, है ना। सिलेक्शन मीन्स क्या होता है? सेलेक्ट करना, किसी चीज़ का क्या करना, चूज करना, उसको बोलते हैं। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? विकसित होना, है ना, क्या होना? विकास होना। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल सिलेक्शन पढ़ेंगे और नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे। जब डार्विन का क्या हुआ, सफ़र ख़त्म हुआ बीगल के साथ, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उसका क्या करने लगे, विवरण करने लगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या होते हैं, जो इंसान है वो क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर रहे हैं, कृत्रिम क्या कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं। वो क्या होता है, दो, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जानवर हो, उन लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग पौधा हो गया या दो अलग अलग जानवर हो गया, उसके एक एक लक्षण लेते हैं और उससे फिर क्या करते हैं, नए प्रजाति बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप क्या कर सकते हो, डंकी ले लेते हैं, है ना, एक गधा ले लेते हैं, एक हॉर्स ले लेते हैं। हमको क्या चाहिए, जो डंकी जो मेहनती है वो वाला लक्षण चाहिए हमको, और क्या चाहिए, हॉर्स जो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, स्वस्थ रहता है, वो हमको क्या चाहिए, एक लक्षण चाहिए। उस चक्कर में हम क्या करते हैं, इनका क्रॉस करवाते हैं, और क्रॉस करवाने की वजह से हमको क्या मिलता है, एक न्यू प्रजाति मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं, है ना। तो ये जो न्यू प्रजाति बना है ना, दो अलग अलग क्या किए हैं, हम स्पीसीज को क्रॉस करवाए हैं और फिर हमको क्या मिला है, एक न्यू स्पीसीज मिला है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये जो डंकी का कैरेक्टर्स हमको चाहिए, जो हॉर्स का कैरेक्टर्स हमको चाहिए, जो लक्षण चाहिए, वो हमने खुद से चुना है और न्यू प्रजाति का क्या किया है, निर्माण किया है। तो उसी को क्या कहा जाता है, आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन या फिर कृत्रिम चयन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार लक्षणों का चयन कर जानवर और पौधों की अलग अलग प्रजातियां तैयार की जाने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, आई होप कि आपको क्या बोलते हैं, कृत्रिम चयन समझ आ गया होगा। इसमें कुछ समझने की बात ही नहीं है, सिंपल सा है, दो अलग अलग कैरेक्टर्स आपको लक्षण चुनने हैं और न्यू प्रजाति का निर्माण करना है। ठीक है, तो फिर वही सोचे कि अगर इंसान क्या कर रहा है, खुद लक्षण चुन के दूसरा प्रजाति निकाल रहा है, तो क्या शायद प्राकृतिक भी वही करता है कि वो चाहे पौधे हो जानवर हो, दोनों का क्या करता है, लक्षण चूज करता है और फिर उसके बाद न्यू प्रजाति का निर्माण करता है। तो सेम इसमें भी हो सकता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, प्राकृतिक द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक सिलेक्शन, है ना, यानी कि प्राकृतिक चयन बोला जाता है। डार्विन ने इसी के आधार पर सुझाया कि प्राकृतिक चयन यानी प्रकृति में स्वतः चलने वाली चयन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीवों की उत्पत्ति हुई है। और यही कारण है कि क्या हो रहा है, बहुत सारे प्राकृतिक चयन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रजाति आपके देखने को आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो क्या हो रहा है, प्राकृतिक से चयन हो रहा है। इतना आई होप क्लियर है आपको। फिर क्या हुआ, 20 साल बाद डार्विन ने अपना क्या किया था, सफ़र कंप्लीट किया। उसके 20 साल बाद कौन आए, अल्फ्रेड वेलेस रसेल आए। ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या देखे, बहुत सारी तितलियां दिखी, स्तनधारी जानवर देखे, और जो निष्कर्ष डार्विन ने निकाले थे वही निष्कर्ष आपका किसने निकाले, अल्फ्रेड वेलेस रसेल ने निकाले। ठीक है, अल्फ्रेड रसेल वेलेस, है ना। 20 साल बाद इंग्लैंड से अमेरिका तथा एशियन सब कॉन्टिनेंट्स तक बीगल जैसे खोजी यात्रा में निकले थे। ठीक है, 20 साल बाद उनका आना हुआ। वो कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड से अमेरिका गए थे, एशियन सब कॉन्टिनेंट्स गए थे। ठीक है, जो भी एशिया में थे कॉन्टिनेंट्स वहाँ पर गए थे और क्या किए थे, बीगल जैसे खोजी यात्रा की थी। ठीक है, बताया कि प्रजातियाँ पूर्ववर्ती प्रजातियों से ही उत्पन्न होती है। तो सेम निष्कर्ष निकाले, जैसे कि पहले ही बताया था डार्विन ने कि जितने भी आपके क्या रहते हैं, चीज़ें बन रही हैं, वो क्या रहते हैं, पूर्ववर्ती, प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से प्रेजेंट है उससे ही क्या होती है, बनती है। तो दोनों का निष्कर्ष क्या हुआ, सेम हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि आपको ये पौधा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेडिश प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अ फील्ड। ठीक है, आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर एक खेत है जहाँ पर आपका क्या है, मूली का पौधा है ना, यहाँ पर लगाए हुए हैं। फिर क्या हुआ, रेडिश प्लांट स्वेप्ट अवे बाय फ्लड्स। क्या हुआ, बाढ़ आया और बाढ़ की वजह से क्या हो गया, बहुत सारे आपके जो मूली के पौधे थे वो क्या हो गए, बह गए। ठीक है, जब बाढ़ आया तो कुछ क्या हो गए, बह गए, और कुछ क्या हो गए, आपके बच गए। ठीक है, तो ये जो क्या रहा, जो नेचुरल है ना, नेचुरल जो आपका क्या हुआ, प्राकृतिक आपदा आई, उसके वजह से क्या हुआ, आधा बह गया आधा बच गया। जो ये बचा हुआ है ये क्या है, इसको ये बदल सकता है आगे जाके, है ना, क्योंकि वो क्या है, आपका नेचुरल आपदा को वो सह गया। तो इसमें क्या है, इस एडवांटेजेस है कुछ, इसमें क्या होगा कि
ये बदलाव कर सकता है समय के साथ। ठीक है, ये पिक्चर्स आपको वही शो करना चाह रहा है। और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये क्या हो गया, नेचुरल द्वारा सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, ये क्या हुआ, नेचुरल बार जो क्या है वो नेचुरल फेनोमिना है, तो नेचुरल उसमें आ गया। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन हैज़ लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस, व्हीट एक्सेट्रा दैट वी सी टुडे। आप देखिए होगी कि जो आप जो चावल खाते हो, आप जो गेहूँ खाते हो, उसके भी क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं आपके वैराइटीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो रहा है। इंसान क्या कर रहा है, उसको अगर क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा गेहूँ चाहिए है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा गेहूँ मिलता है, वो वाला प्लांट का कैरेक्टर्स को ले रहा है। ठीक है, जो एनुअली नहीं हो एनुअली होता है उसका कैरेक्टर को ले रहा है और फिर न्यू क्या कर रहा है, वैरायटी बना रहा है। तो इसी वजह से हम क्या है, आज का अलग अलग वैराइटीज़ के राइस, व्हीट खाने को मिलते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैव आल्सो बीन डेवलप्ड इन दिस वे। और इसी प्रकार से आर्टिफिशियल सिलेक्शन के उसमें क्या कर रहा है, बहुत सारे फ्रूट्स है ना, आपके फल को उगाए जा रहे हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स को उगाए जा रहे हैं। वेजिटेबल का यहाँ पास एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पास दिया हुआ है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मस्टर्ड पार्ट्स प्रिफर्ड, मतलब कि इसमें क्या है, यहाँ पर आपको जो मस्टर्ड दिख रहा है वो प्लांट क्या है, आपका मस्टर्ड प्लांट है। और मस्टर्ड प्लांट को क्या करवाया गया है, अलग अलग प्लांट से क्रॉस करवाया गया है उसके कैरेक्टर्स के लिए, लक्षण के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, कोलरबी स्टेम, मतलब कि यहाँ पर क्या क्या है, इसको क्रॉस करवाया है मस्टर्ड से। तो क्या हो गया, ये जो आपको स्टेम दिखाई दे रहा है, इससे क्रॉस करवा के इसके लिए, इस लक्षण के लिए उसको क्रॉस करवाया गया। फिर क्या है, रेडिश रूट है ना, यहाँ पर मस्टर्ड से आपका क्या करवाया गया, मस्टर्ड को किससे करवाया गया, क्रॉस रेडिश से करवाया गया, ताकि उसका क्या मिल सके, हमको रेडिश रूट मिल सके। फिर मस्टर्ड को किससे करवाया गया, ब्रोकली से करवाया गया, क्योंकि उसमें हमको क्या चाहिए था, फ्लावर बर्ड चाहिए था। बर्ड मीन्स क्या होता है, कली, मतलब कि इसको जिसको खा सके उसको। मस्टर्ड से फिर किसको क्रॉस करवाया, फिर मस्टर्ड को करवाया ताकि हमको मस्टर्ड सीड लीव्स मिल सके। फिर मस्टर्ड को यानी कि सरसों का किससे करवाया, कैबेज से करवाया ताकि उसका बर्ड मिल सके। फिर उसको क्रॉस करवाया कॉलीफ्लावर फ्लावर बर्ड मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मस्टर्ड प्लांट को बहुत सारे प्लांट से क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया, ताकि उसको हम लोग क्या कर सकें, न्यू वैराइटीज़ मिल सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन से भी वेरिएशंस आ सकते हैं, आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन से भी क्या कर सकते हैं, वेरिएशंस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप इन द क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखेंगे विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, है ना, कि इवोल्यूशन जो विकसित हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, कैसे होता है, हम उसके बारे में उन्होंने सिद्धांत रखा था। किसने रखा था, डार्विन ने रखा था। तो उस हिसाब से हम उसको वन बाय वन इसको रीड करेंगे। जीवों में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, जीवों में विविधता पाई जाती है, जितने भी आपके क्या है जीव है उसमें अलग अलग आपको भिन्नता दिखने को मिलेगी, है ना। उसी की वजह से क्या होते हैं, क्षमता में भी क्या होती है, उनके जीने की क्षमता में भी बहुत अंतर पाए जाते हैं। जैसे कि कोई कम जीता है, कम संतान पैदा करते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा जीता है, ज़्यादा संतान पैदा करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये बोला गया है कि आपके अलग अलग क्या होते हैं, वेरिएशंस रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या रहते हैं, एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंट एनिमल्स हैं तो उनकी जीने की क्षमता अलग होगी। जैसे कि आप कर सकते हो क्या, खरगोश क्या रहता है, उसकी जो लाइफ स्पैन रहती है वो कम रहती है। अगर आप टॉर्टोइस कछुआ को देखोगे तो उसकी क्या रहती है, जीने की क्षमता ज़्यादा रहती है, कुछ ज़्यादा संतान पैदा करते हैं। जैसे कि मछलियाँ है ना, वो कितने ज़्यादा क्या करते हैं, एग्स देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मछलियाँ हो जाती हैं। अब ह्यूमन को कंपेयर कर लो, वो क्या करते हैं, सिर्फ एक बच्चा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेरिएशन अलग अलग है, तो उनकी जीने की क्षमता भी अलग अलग है, और क्या बोलते हैं, उनकी लाइफ स्पैन भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जिंदगी जीने की क्षमता ज़्यादा होती है, वही परिवेश में ढलकर ठीक है, ढलकर जीते हैं और उनकी एक नई प्रजाति दिखाई देती है। ठीक, तो यहाँ पर तो कोई ज़्यादा जी रहा है, कोई कम जी रहा है, कोई ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, कोई कम बच्चे पैदा कर रहा है। ठीक है, और जो समय के साथ क्या होते हैं, अपने इन्वायरमेंट में है ना, इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, ढल जाते हैं, तो उनमें भी क्या हो जाता है, आपको बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव देखने को मिलेगा तो मतलब क्या है, आपका वेरिएशन देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट वेरिएशन हो रहा है, अलग चीज़ अगर बन रही है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट किसके अंदर आया है, आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में, है ना।
आई होप इतना क्लियर है। किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नताएं होती है, ठीक है। इनमें से कुछ विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप जान सकते हैं कि जितने भी जनसंख्या होती है, जितने भी क्या है आपके, चाहे पौधे के हो, चाहे वो आपके जानवर के हो, जीवों में क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं। तो यही विभिन्नताएं है ना, जो भी आपका क्या रहेगा, जो अलग चीज़ें हैं, अलग कैरेक्टर्स है, वो क्या होती है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, जाती रहती है, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, ठीक है, जो विभिन्नताएं हैं। आई होप इतना क्लियर है। विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने पहले ही देखा था कि जितने भी आपके क्या होते हैं, विकसित हो रहे हैं, वो क्या है आपके पूर्वज, है ना। मतलब कि जैसे कि हमने क्या देखा था, प्री एग्जिस्टिंग, जैसे कि एक सेल है, वो क्या हो रहा है, अपने आप को डिवाइड करता है और फिर क्या करता है, 2 सेल बनाता है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि वो पहले से ही क्या है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट होकर न्यू चीज़ों का निर्माण कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर सब देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर सब क्या देखेंगे कि एक पेड़ है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये 1 दिया हुआ है, इसको हम क्या डिनोट कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स डिनोट कर सकते हैं, है ना। सूक्ष्म आपका जीव कर सकते हैं, जो कि क्या है, उत्पन्न हुआ है, और फिर यही क्या हो रहा है आपका धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है, विकसित होते जा रहा है। फिर उसमें क्या हो गया, एक शाखा बना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ए, ठीक है। फिर वहाँ पर रहते रहते उसमें भी बहुत सारे क्या हो गया, अलग अलग प्रजातियाँ होती गई। जैसे कि हमने देखा था फिंचेस, है ना, वो कहाँ पर गई थी, यूक्योडर से गई थी गैलापागोस में। गैलापागोस में भी बहुत सारे टापू थे, अलग अलग जगह चले गए, तो अलग अलग के फिंचेस हमको देखने को मिल गए थे। तो उसी प्रकार से क्या हो रहा है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे विकसित होकर एक क्या हुआ, ए में बटा, फिर ए में भी बहुत सारे वेरिएशन होते गए, और फिर उसके भी क्या हो गए, अलग अलग से शाखाएं बनी। फिर वो क्या हो गया, बी में हुआ, है ना। तो बी में क्या हो गया, धीरे धीरे विकसित होकर बी किया, फिर वहाँ पर भी क्या होते गया, धीरे धीरे चेंजेस होते गए, वैसे ही सी, वैसे ही डी होते गए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि तो उत्पत्ति तो क्या हुआ है, 1 से ही हुआ है, चाहे वो बाद में ए बी सी डी ई एफ जितने भी हो, जो विकसित हुआ है वो सिर्फ क्या है आपका 1 से हुआ है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पूर्वज, है ना। तो पूर्वज से ही हुआ है, जिसको हम पेड़ से उसको हम दर्शा रहे हैं। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। हर प्रणाली विशेष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनमें कुछ खास विभिन्नताएं होती हैं। एक प्रजाति में यह विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, तो धीरे धीरे संतान पीढ़ी जनक पीढ़ी से भिन्न होती रहती है और एक नई प्रजाति का रूप ले लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिल जाते हैं जीवों में, और वही जो वेरिएशन है ना, वही जो विभिन्नता है, वो क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जाती है, और धीरे धीरे क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाते जाते क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाती है और नई प्रजाति का निर्माण करने लगती है, ठीक है। इतना क्लियर है। प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाली ऐसी कुछ विभिन्नताओं से होता है और किसी परिस्थितियों में यह लाभदायक सिद्ध होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कभी कभी इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि वो क्या हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या होगा, उनके लाभदायक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इम्यून सिस्टम का, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान के चलिए ये क्या है आपका जनरेशन है, ये क्या हो रहा है, 1 बाय 1 जाते जाएगा, तो इसकी इम्यून सिस्टम कम है, इसकी जब गई तो वो बढ़ गई, ठीक है। सी में गई तो ज़्यादा बढ़ गई, डी में गई तो ज़्यादा और बढ़ गई। जैसे हमको पता चल रहा है कि वो विभिन्नता थी, है ना। इम्यून सिस्टम का एक हम लोग लक्षण ले रहे हैं, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रही है, जाते जा रही है। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में जब वो डी में गया तो क्या हो गया, इम्यून सिस्टम बढ़ गया, तो वो क्या हो गया, वेरिएशन जो आए उनमें क्या हो गया, वो डी वाले जनरेशन को उससे फायदा हो गया, है ना। उनकी इम्यून सिस्टम पावर क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छी हो गई है, तो वो क्या होती है, आपके लाभदायक सिद्ध भी होती है। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं, लाभदायक विभिन्नताओं वाली विभिन्न प्रजातियां किसी आवास में पनपने लगती हैं और समय के साथ इन प्रजातियों की आबादी में वृद्धि होती रहती है, जो पहले से उपस्थित प्रजातियों की आबादी को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला है कि जैसे कि ये लाभदायक, जैसे यहाँ पर लक्षण है, वो क्या हो रहा है, उत्पन्न होने लगती है ना। क्या होने लगती है, उत्पन्न होने लगती है, जिससे क्या होगा आपका, एक सेकेंड, जैसे यहाँ पर हम क्या देखेंगे, लाभदायक, जैसे कि यहाँ पर ग्रास 1 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे, ग्रास 1 लेंगे,
और क्या लेंगे यहाँ पास ग्रास 2 लेंगे। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, ये अब क्या है ग्रास 1 है, यहाँ पास वो रह रहा है ना, तो वहाँ पास क्या करेगा अपना धीरे धीरे आबादी को क्या करते जाएगा, बढ़ाते जाएगा, है ना, पनपने लगेगा। फिर वहीं पास क्या रहेगी, दूसरे आबादी को वो क्या प्रभावित करेगी, जैसे कि ये ग्रास 2 ले रहे हैं, ग्रास 2 क्या है, ये इससे ज़्यादा बेटर है, किससे, ग्रास 1 से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है, तो वो भी क्या होने लगेगा, वहाँ पास और अच्छे से क्या करने लगेगा, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगेगा। और ये क्या है, वहाँ पास उस इन्वायरमेंट में वो क्या रहेगा, ज़्यादा क्या करेगा, उत्पन्न होगा, जो क्या करेगा, ग्रास 1 की आबादी को क्या करेगा, नुकसान पहुँचाएगा, है ना, ये ज़्यादा अपना फैलाव करेगा, अपना बढ़ने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, ग्रास 1 धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। क्लियर। आवास में जीने के लिए ज़्यादा सक्षम प्रजातियों की आबादी अन्य प्रजातियों की आबादी का स्थान लेने लगती है। इस प्रकार प्रजातियों की आबादी में क्रमशः बदलता होता है, जीवों का विकास चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि ग्रास 2 अपने आप को क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से ग्रास 1 की आबादी क्या होती जाती है, कम होती जा रही है। तो इस प्रकार से प्रकृति में ये क्रम चलता ही रहता है और नए प्रजातियों का क्या होता है, विकास होता रहता है। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, सिद्धांत एकदम इजी है, एक बार आप और पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे कि आप जैसे कि हमने शाखित वाला पेड़ पढ़ा था, है ना, कि पूर्वज क्या होते हैं, एक होते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, 5 किंगडम्स पढ़ेंगे। तो पहला किंगडम क्या है आपका, मोनेरा, फिर क्या है, प्रोटिस्टा, उसके बाद क्या आ गया, प्लांट्स, एनिमल्स, एंड देन फिर क्या आ गया, आपके फंगी आ गए। ठीक है, तो मोनेरा के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो मोनेरा क्या है आपका, प्रोकार्योटिक है। प्रोकार्योटिक है मतलब कि इसमें केंद्रीय झिल्ली क्या रहते हैं, आपकी उपस्थित नहीं रहती है। यूनिसेलुलर है मतलब कि इसमें एक कोशिका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, या तो फिर फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि अपने इन्वायरमेंट में से क्या करेंगे, अपने क्या खाना ले सकते हैं, या तो फिर वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, अपना खाना खुद बनाएंगे। मोटाइल है, मोटाइल मतलब कि वो चल सकते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल यानी कि वो नहीं भी चल सकते, दोनों लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। फिर प्रोटिस्टा की बात करते हैं। ठीक है, यूकार्योटिक होते हैं। यूकार्योटिक होते हैं मतलब कि उसमें क्या रहेगा, केंद्रीय झिल्ली उपस्थित रहती है। यूनिसेलुलर, एक कोशिकाएं के हो सकते हैं या बहुकोशिकाएं वाले भी हो सकते हैं। एब्जॉर्ब, इंजेस्ट और फोटोसिंथेसिस, ये तीनों कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या तो फिर क्या बोलते हैं, खाना खा सकते हैं, या तो खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, या तो फिर लैंगिक प्रजनन करते हैं या फिर अलैंगिक प्रजनन करते हैं। प्लांट्स को देखते हैं, जितने भी आप हरे कलर के देखोगे वो सारे किसके अंदर आते हैं, प्लांट्स आते हैं। तो वो क्या करेंगे, यूकार्योटिक यानी कि केंद्रीय झिल्ली इसमें प्रेजेंट रहेगा। मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकाएं हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। नॉन मोटाइल है, एक से दूसरी जगह पे नहीं जा सकेंगे। सेक्सुअल है यानी कि क्या रहेंगे, आपके लैंगिक प्रजनन ये करते हैं। ठीक है, एनिमल्स की बात करते हैं। यूकार्योटिक, बहुकोशिकाएं रहती हैं। मल्टीसेलुलर है ना, बहुकोशिकाएं हैं। और आपका यूकार्योटिक क्या रहता है, आपका केंद्रीय झिल्ली उपस्थित रहेगा। इंजेस्ट मतलब कि सबसे कभी भी खाना खाएंगे तो वो क्या करेंगे, माउथ से, है ना, अपने माउथ से खाना खाएंगे। और ये क्या है, मोटाइल यानी कि एक से दूसरे जगह वो जा सकते हैं। सेक्सुअल, ये क्या करते हैं, आपका जो प्रजनन करेंगे वो कैसे रहते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है, फंगी देखते हैं। यूकार्योटिक है, यूकार्योटिक है मतलब कि इसमें केंद्रीय झिल्ली प्रेजेंट रहेगा। मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकाएं प्रेजेंट रहेगा। एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नॉन मोटाइल है ना, मतलब कि एक से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। सेक्सुअल, लैंगिक प्रजनन ये करते हैं। ठीक है, ये 5 किंगडम है, उसके कुछ कैरेक्टर्स आपको दिए गए हैं। आई होप कि आपको क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये है ना फिंचेस, हमने पढ़ा था ना कि क्या बोलते हैं, डार्विन ने 15 स्पीसीज पढ़े थे फिंचेस के। तो वहाँ पर ये देखिए कि यहाँ से ये क्या हुआ था, ये कॉमन एंसेस्टर है। कॉमन एंसेस्टर मतलब कि कॉमन पूर्वज है ना, सामान्य पूर्वज है, जो धीरे धीरे क्या गया, बढ़ते गया और वो क्या होते गया, इतने सारे फिंचेस के वेरिएशन अलग अलग टापू में जाते गए। अलग अलग टापू में जाने की वजह से वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, अलग हो गए हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ना, वर्बल फिंचेस, जो क्या नाम दिया हुआ है उनका, ये देखिए उनके चोंच में, है ना, कलर में कैसे वो क्या है, आपके अलग होते गए हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका पिक्चर्स है वही दर्शाना चाह रहा है कि आपका जो कॉमन एंसेस्टर है ना, आपका जो पूर्वज है वो कॉमन है। फिर धीरे धीरे वो जगह जगह दूसरे जगह जाते गए और फिर वो क्या होते गए, चेंजेस लाते गए उसमें, और अलग अलग प्रजाति के फिंचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ है, यहाँ से।
बस वो अलग अलग जगह जाने की वजह से, अलग अलग वहाँ पर खाद्य पदार्थ संसाधन के वजह से, है ना, इन्वायरमेंट के वजह से वो क्या हो गए हैं, आपके चेंज होते गए हैं और अलग अलग प्रजाति के होते गए हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, प्रजातिकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन। ठीक है, तो और क्या उसमें देखेंगे, अनुकूलन और प्रजातिकरण, एडेप्टेशन एंड स्पेसिएशन। ठीक है, तो प्रजातिकरण क्या होता है और आपका क्या बोलते हैं, अनुकूलन क्या होता है, इसमें हम देखेंगे। अनुकूलन का परिभाषा देखते हैं, समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कहीं पर न्यू जगह जा रहे हैं, जैसे कि ठंडी जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या आपको कुछ टाइम लगेगा उस जगह में ढलने के लिए, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम वहाँ पर रहते जाएंगे, समय देते जाएंगे, आप उस क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में ढल जाएंगे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन या फिर क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है ना, जैसे जैसे आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय में रहते जाओगे, वैसे वैसे आपकी एडेप्टेशन और ज़्यादा क्या होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी। क्लियर इतना? आगे देखते हैं। फिंच विविध हो गए हैं कि एक आइलैंड अलग आइलैंड के साथ लैंगिक प्रजनन इंटरब्रीड करने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, फिंचेस का हमने देखा था अभी कि क्या हो गया, यहाँ पर से क्या हो रहा है, फिंचेस आ रहे हैं, है ना, ये वाला क्या आपका कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन अलग अलग आइलैंड में चले गए। मान के चलो ये वाला आइलैंड, ये वाला आइलैंड, है ना, ये अलग अलग चले गए, लेकिन अब क्या हो रहे हैं, वो इतने ज़्यादा अलग हो गए कि वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं। वो इतने ज़्यादा क्या हो गया, न्यू स्पीसीज़ का ही रूप ले लिए कि एक आइलैंड वाला दूसरे आइलैंड से क्रॉस नहीं कर सकता, प्रजनन नहीं कर सकता है। ठीक है, वो कैसे करेगा, ये सिर्फ सेम आइलैंड वाले हैं तो एक दूसरे से ही ये दोनों क्या करेंगे, प्रजनन कर सकते हैं, वो दूसरे आइलैंड से प्रजनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 वाला 2 से नहीं कर सकता, ठीक है, 2 वाला 3 से नहीं कर सकता, सिर्फ 1 से 1 वाला कर सकता है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका स्पेसिएशन, जिसको हम बोलते हैं प्रजातिकरण बोला जाता है। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं, प्रजातियों आखिर क्या है, व्हाट आर स्पीसीज, आखिर हम प्रजाति किसको बोलते हैं। डार्विन के समय से ही प्रजाति जीव के उस समूह को कहा जाता है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं। प्रजाति की इस परिभाषा को जैविक प्रजाति माना गया है। ठीक है, तो डार्विन के हिसाब से क्या बोला गया कि ये जो ऐसे जीवों का समूह है, उस समूह को बोलते हैं जो आपस में क्या कर सकते हैं, लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल क्या बोलते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखा गया था, ये एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज है, ये दोनों क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, ना, लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पीसीज बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, परिभाषा को जैविक प्रजाति, बायोलॉजिकल स्पीसीज माना गया है। क्लियर इतना? लेकिन स्पीसीज क्या होता है, कुछ प्रजाति ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे से लैंगिक प्रजनन नहीं कर सकते। तो वहाँ पर डार्विन बहुत ज़्यादा सोच में थे, तो उन्होंने देखा कि ऐसे जीवों की प्रजातियों के बारे में कुछ भी स्थिति नहीं पाई गई जिनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से बढ़ती हो, ऐसे जीवाणु, कुछ पौधे आदि। ठीक है, तो क्या होता है, चलो स्पीसीज किसको बोला गया कि हाँ, जहाँ लैंगिक प्रजनन करने में क्या हो, सक्षम हो, उसको हम स्पीसीज बोलते हैं। लेकिन कुछ प्रजाति क्या होते हैं, चाहे वो क्या हो, पौधे को हो, चाहे वो क्या हो, आपके जानवर के हो, वो क्या करते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं। जैसे कि हाइड्रा है ना, हाइड्रा क्या है, आपका एक पौधा है जो क्या करता है, आपका एसेक्सुअल, ऐसा करके बर्ड निकालेगा, फिर वो क्या करेगा, उससे न्यू बन जाता है। तो इस हिसाब से वो क्या कर रहा है, आपका अलैंगिक प्रजनन कर रहा है। तो उसको समझाने में क्या हो गए थे, असमर्थ हो गए थे। ठीक है, किसी प्राकृतिक आपदा से या आवास और खाद्य संसाधन में बदलाव के अक्सर प्रजाति कारण होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो प्रजातिकरण कब हो सकता है, जब आपका क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा आ जाए, या तो फिर आवास में कुछ प्रॉब्लम हो, या तो फिर खाद्य संसाधन में बदलाव हो। तो इस वजह से क्या होता है, आपका प्रजातिकरण हो सकता है। ठीक है, स्पेसिएशन आपका हो सकता है। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है,
तो देखते हैं, ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा है उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने क्या सीखा है, जीवों का विकास के सिद्धांत के अनुसार समय के साथ प्रजातियों की आबादी में अंतर आता है। ठीक है, जैसे जैसे समय बदलता रहता है वैसे वैसे उनकी आबादी में भी क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। प्राकृतिक में नई प्रजातियाँ पूर्ववर्ती प्रजातियों से प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, समय के साथ क्या हो रहा है, आपका प्रजातियों में आबादी में क्या होते हैं, चेंजेस होते जा रहे हैं। कम हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और क्या है, प्राकृतिक में नई प्रजातियां क्या हो रही है, जो पहले से मौजूद हैं, है ना, जो भी प्रजाति पहले से मौजूद है उसी से क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। साथ ही क्या होता है, प्राकृतिक चयन होना, है ना, प्राकृतिक चयन कर रही है और उसी से क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले कई प्रकार के प्रमाण और तथ्य जुटाना, उनकी निरंतर जांच करना और गहन अध्ययन करना जरूरी है। कोई भी आप सिद्धांत दे रहे हो, जैसे डार्विन, है ना, डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गहन व्यापक अध्ययन किया था, है ना, बहुत सारे सबूत दिए थे, तब जाके उनका जो थ्योरी है वो आप पढ़ पा रहे हो। वैसे ही कोई सा भी अगर आपको थ्योरी देना है तो उसके लिए पहले आपको बहुत सारे प्रमाण देने पड़ते हैं, तथ्य जुटाना पड़ता है, निरंतर उसको देखना पड़ता है कि आपने जो दिया है वो सच है कि नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको उसका अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके कोई सिद्धांत आप दे सकते हो। क्लियर। मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीव में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया आर्टिफिशियल चयन कहलाती है। ठीक है, जो आप क्या कर रहे हैं, जो हम मनुष्य हैं वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग लक्षण लेके दूसरा प्रजाति का निर्माण कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल चयन बोलते हैं या फिर कृत्रिम चयन बोलते हैं। ठीक है, प्रकृति में निरंतर होने वाली चयन की प्रक्रिया जिसमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप लक्षणों का चयन होता रहता है, प्राकृतिक चयन कहा जाता है। ठीक है, जो क्या होता है, जो चयन हम कर रहे हैं वो तो आर्टिफिशियल हो गया, जो प्राकृतिक चयन कर रही है और न्यू प्रजाति बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, या तो फिर आपका क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चयन बोलते हैं, जो कि मोस्टली किस वजह से होते हैं, भौगोलिक परिस्थितियों में चेंजेस होने की वजह से क्या होती है। किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, अपने आवास में अनुकूलित चीज़ों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे कि आप कहीं न्यू जगह जा रहे हैं या कोई पेड़ है या फिर जानवर है वो न्यू जगह जा रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, उस जगह में ढल जा रहा है, तो उसको हम अनुकूलन कहेंगे। और दिन ब दिन जब अच्छे से वो ढल जाएगा तो वहाँ पर क्या होगी, उसकी आबादी भी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। प्रजातियां जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके जैविक प्रजाति माना जाता है। ठीक है, जो भी आपका क्या रहेगा, ऐसे जीवों का ऐसा समूह जो क्या कर सकता है, एक अपने साथ क्या कर सकता है, लैंगिक प्रजनन कर सकता है, उसको जैविक प्रजाति माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वक से हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, है ना, डार्विन का एक शाखित पेड़ पढ़ा था, यहाँ पर 1 था, ए था, बी था, सी था, डी था, है ना, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, पूर्वक को एक शाखित पेड़ से बता सकते हैं कि उसका जो विकसित हुआ है, उसका जो पूर्वज है वो क्या है, सिर्फ एक ही है। ठीक है, क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं, इतना आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्या क्या सीखा हमने वो देख लिया, थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या हमको क्या करना है, सही विकल्प चुनना है। जैसे कि पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रकार के फलस्वरूप बनती है, मतलब कि अलग अलग आपको डॉग का ब्रीड को क्रॉस करवाते हैं, है ना, फिर हाइब्रिड ब्रीड बनता है, तो वो किस प्रकार का होता है, प्राकृतिक चयन की वजह से होता है, कृत्रिम चयन की वजह से होता है, यौवन चयन की वजह से होता है, या फिर कार्य चयन की वजह से होता है। तो किसकी वजह से हो रहा है, इंसान करते हैं, तो इंसान करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम। तो क्या हो जाएगा, कृत्रिम चयन इसका सही उत्तर है, क्या होगा, कृत्रिम। ठीक है, भेड़ के अग्रपाद चलने, वेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए हैं, ये किसके उदाहरण है ना, ये क्या है, चलना हो गया, मतलब मूवमेंट में हो रहा है, एक से दूसरे जगह ही वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे वो उड़ के जा रहे हैं, चाहे वो क्या कर रहे हैं, आपका चल के जा रहे हैं। तो ये कैसा उदाहरण है, जिसका क्या बोलते हैं, ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समजात अंग की उसमें आएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, समजात अंग, क्योंकि क्या रहेंगे, आपके ओरिजिन सेम है पर फंक्शन और स्ट्रक्चर आपका थोड़ा अलग है। ठीक है, क्लियर इतना। नेक्स्ट देखते हैं,
फिर है निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्ति संरचना है। समवृत्ति मतलब क्या होता है, ओरिजिन अब अलग अलग होगा, है ना, लेकिन उसके कैरेक्टर्स और फंक्शंस क्या होंगे, आपके सेम होंगे। तो कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, प्रॉन के गिल और मछली के गलफेड़े, कुकुरबिटा के कांटे और लौकी के तंतु, चमगादड़ के पंख और घोड़े के पैर। तो इसमें से क्या है, आपका सही उत्तर है चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका, ये सही उत्तर होगा, क्योंकि चमगादड़ के पंख किससे होता है, आपका उसके अग्रपद से उत्पन्न होता है, तितली के पंख उसके स्किन से होता है, लेकिन दोनों का काम क्या रहता है, उड़ने का। तो उसका सही उत्तर क्या है, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। ठीक है, फिर डार्विन का सिद्धांत आधारित है किस पे, अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अवलोकनों से, कोशिका सिद्धांत से, मेंडल के वंश गति के नियम से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वो आप जब सफ़र पे गए थे वहाँ से उन्होंने किया था। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा आपका, जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके उसे हम क्या बोलते हैं, जैविक प्रजाति। क्या बोलते हैं आपका, जैविक प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, जो लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं जैविक प्रजाति कहा जाता है। फिंचों की चोंच में अंतर उनमें पाई जाने वाली विभिन्नता किसकी वजह से होती है, विविधता या विभिन्नता की वजह से होती है और उसको दर्शाती है। कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ होते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण हो सकता है विविधता, विभिन्नता, विशिष्ट लक्षण। अब तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विशिष्ट लक्षण लिख रही हूँ, या तो आप विभिन्नता भी लिख सकते हैं या तो फिर आप विविधता भी लिख सकते हैं। तो आपका ये जो जैव विकास है चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।